तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एससीआर का प्रयोग करते हैं। तो एससीआर का प्रयोग करते हैं एक एम्पलीफायर के रूप में, एक एफईटी के रूप में, एक एफईटी के रूप में, एक रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, तो एससीआर का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? अभी बताया हूं, डायोड रेक्टिफायर होता है, एससीआर रेक्टिफायर होता है। हाँ, तो कंट्रोल रेक्टिफायर ही तो है वो, है। नहीं नहीं, एससीआर एम्पलीफाई नहीं करता है। एम्पलीफायर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, चलो ये बताओ। एम्पलीफायर के रूप में किसका यूज करते हैं? तो बीजेटी। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बोल सकता है एफईटी। एफईटी का ही एक भाई है जेएफईटी, और इसी का दूसरा भाई है मॉसफेट। तो ये दोनों एफईटी हैं, है ना। एफईटी एफईटी आ रहा है ना दोनों में, दोनों एफईटी। मॉसफेट के दो भाई हैं, एक है डी मॉसफेट और एक है इसका ई मॉसफेट। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी एम्पलीफायर की तरह कार्य करते हैं, ये सभी प्रवर्धक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, स्विच है वो। एससीआर क्या है? स्विचिंग डिवाइस है, लेकिन वो एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है? तो एम्पलीफायर क्या करता है? तो एम्पलीफायर का मतलब होता है कि इसको आप दे रहे हो कमजोर सिग्नल, ऐसे बहुत कमजोर सिग्नल है ये, और इस सिग्नल की सामर्थ्य को बढ़ा देगा, ऐसे उसको बड़ा कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे? ये कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। तो एम्पलीफायर क्या करता है? कमजोर सिग्नल की सामर्थ्य को बढ़ाता है, उसको बड़ा कर देता है। जैसे आप लोग लाउड स्पीकर में आवाज सुनते हो, हम तो यहाँ धीरे से बोलते हैं हेलो, और लाउड स्पीकर में गूंज के आती है। तो ये काम कौन कर रहा है? एम्पलीफायर कर रहा है। तो हमारी छोटी सी आवाज को वो कितनी बड़ी आवाज में बदल देता है। तो ये काम एम्पलीफायर करता है। आई बात समझ में? तो एम्पलीफायर का काम कौन कौन कर सकता है? बीजेटी कर सकता है, एफईटी यानी जेएफईटी, मॉसफेट कर सकते हैं। ठीक। रेक्टिफायर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो रेक्टिफायर के रूप में हम यूज करते हैं एससीआर का और डायोड। तो ये दोनों का प्रयोग हम रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। ठीक। क्वेश्चन है एससीआर की वह लोड धारा जो उसे ऑन रखने के लिए आवश्यक है, क्या होती है बताओ? एससीआर की वह लोड धारा जो उसे ऑन रखने के लिए आवश्यक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट बोलेंगे इसको, है ना। तो इसको हम होल्डिंग करंट यहां पे बोलेंगे। ठीक। इसके बाद में एससीआर का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन किसमें आप करते हो? पहला, मोटर के गति नियंत्रण, इसमें एससीआर को यूज करते हो। या फिर
वोल्टेज प्रवर्धन में करते हो या फिर फिल्टर सर्किट में करते हो या फिर दोलित्र में करते हो, तो किसमें एससीआर का प्रयोग करते हो? हम्म हम्म मोटर के। एससीआर जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एससीआर किस कैसा डिवाइस है? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उच्च मान की वोल्टेज और करंट को हैंडल करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो एससीआर जो है ये 5000 एम्पियर तक की धारा, 7000 वोल्ट तक की वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो जो मोटर होती है, मोटर की गति नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एससीआर का। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज प्रवर्धन है, यानी क्या हो गया आपका, ये एम्पलीफायर हो गया, तो इसमें आप किसका यूज करोगे? जो भी बताया था, ट्रांजिस्टर का और एफईटी का यूज करोगे। फिल्टर सर्किट जो होता है, इस फिल्टर सर्किट में हम किसका यूज करते हैं? इंडक्टर का और कैपेसिटर का। फिल्टर सर्किट पढ़े हो ना, तो फिल्टर सर्किट में किसका यूज करते हो? इंडक्टर का और कैपेसिटर का। इंडक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, चोक बोलते हैं इसको। और कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो ये क्या बन जाता है? फिल्टर सर्किट बन जाता है। और जो दोलित्र होता है, दोलित्र में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इंडक्टर और कैपेसिटर का, इसके साथ ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं या मॉसफेट या एफईटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे छोटे छोटे सा गलती करोगे ना, फिर बाद में बहुत अखरेगा। कि यार ये तो पढ़े थे हम, कैसे गलत हो गया। प्रतीक चिन्हों को पहचानो। प्रतीक चिन्ह पहचानो। तो प्रतीक चिन्ह अब पहचानिए ये, और मुझे बताइए कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है। ये किसका प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे? ये किसका प्रतीक चिन्ह है? और ये किसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है? ठीक, चलो, ये किसका प्रतीक चिन्ह है? बिल्कुल सही जवाब, ट्राई। ये किसका है? डाई। ये भी सही जवाब। ये किसका है? ये भी सही जवाब। और ये किसका है? मॉसफेट। ठीक है, तो ये किसका है? मॉसफेट। अब मॉसफेट में दो मॉसफेट होते हैं, एक होता है डी मॉसफेट और एक होता है ई मॉसफेट। तो ये किसका है? डी मॉसफेट। अब डी मॉसफेट में दो होते हैं, एक होता है एन चैनल और दूसरा क्या होता है? पी चैनल। ठीक है, एन चैनल होता है और दूसरा क्या होता है? पी चैनल। यदि एरो अंदर आ रही है तो कौन सा चैनल होगा? ये एन चैनल। यदि एरो बाहर जा रही है तो कौन सा चैनल होगा? पी चैनल। ठीक है, अब इनके टर्मिनल भी देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं MT1 MT2, ये होता है MT1 और ये होता है गेट। इसके टर्मिनल का कोई नाम नहीं है। ठीक है, यूजेटी के टर्मिनल होते हैं बेस 1, बेस 2 और क्या होता है? एमीटर। ठीक, इसके जो टर्मिनल होते हैं वो क्या होता है यहाँ पे? ड्रेन, ये है सोर्स, ड्रेन, सोर्स और क्या होता है? गेट। इसका गेट क्या होता है? इंसुलेट होता है ना। गैप जो दिख रहा है ये क्या बता रहा है? कि गेट को SiO2 के द्वारा क्या किया गया है? इंसुलेट किया गया है। ठीक है, तो टर्मिनल्स आपको सारे याद रखने हैं यहाँ पे।
एससीआर के ट्रिगरिंग की या एससीआर के टर्न ऑन की सर्वोत्तम विधि। एससीआर पे टर्न ऑन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? एससीआर को टर्न ऑन करने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो वो होती है गेट ट्रिगरिंग। क्या होती है? गेट ट्रिगरिंग। तो एससीआर के टर्न ऑन होने की या एससीआर को टर्न ऑन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? गेट ट्रिगरिंग यहाँ पे होती है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में डायक का प्रयोग। तो डायक का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? तो डायक का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है? जल्दी बोलो। ट्रायक के साथ। डायक का प्रयोग हमेशा किसके साथ करते हैं? ट्रायक के साथ में। तो मैंने बताया था कि जैसे भाई आपका ये एक ट्रायक, ठीक है, ये क्या है आपका? ट्रायक है। इसके गेट पर पल्स देना है, तो इसके गेट पर पल्स देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डायक का यूज करेंगे। ठीक। तो ये जो ट्रायक है, इस ट्रायक का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? तो जो ट्रायक का प्रयोग जहां करते हैं वहीं पे किसका प्रयोग करेंगे? डायक का भी करोगे आप। ठीक है। तो ट्रायक का प्रयोग कहां करते हैं? क्योंकि दोनों को एक साथ यूज करते हैं। तो ट्रायक का प्रयोग कहां करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं सिंगल फेज, ठीक है, इंडक्शन मोटर या यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण। तो गति नियंत्रण के लिए करते हैं बल्ब के प्रकाश नियंत्रण। बल्ब के प्रकाश नियंत्रण के लिए करते हैं ऊष्मा, है ना? कहाँ ऊष्मा नियंत्रित करते हो? हीटर। हीटर के ऊष्मा नियंत्रण परिपथ में। तो इन सब जगहों पर हम इनका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो बोलेगा जैसे कि डायक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो मोटर की गति नियंत्रण में। तो कहाँ यूज करोगे? मोटर के गति नियंत्रण में। बल्ब के प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। तो जो विद्युत वाहन वगैरह होंगे, उस वाहन में अपर डिपर होता है ना, तो अपर डिपर होता है, तो अपर डिपर में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑटो वाहन की डिपर प्रणाली में। अपर डिपर पता है ना? अपर डिपर पता है कि नहीं? कि जब लाइट दूर फेंकता है ना, हेडलाइट को दूर फेंकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपर। जब हेडलाइट को सामने नीचे फेंकता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिपर। तो उसके लिए अपर डिपर प्रणाली में किसका यूज कर सकते हैं हम? डायक ड्रायक का यूज कर सकते हैं। तो ये बल्ब के प्रकाश को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा वहां पे। ठीक। दूसरा हम किस में कर सकते हैं? मोटर की गति नियंत्रण में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन है ट्रायक और डायक किस दिशा में धारा प्रवाहित करने वाली युक्ति है? ठीक है, पहला बोला फॉरवर्ड दिशा में, दूसरा बोला रिवर्स दिशा में,
ठीक। और तीसरा बोला ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो ट्रायक और डायक क्या है? द्विदिशीय स्विच है, जो दोनों दिशाओं में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या बोलेगा वो? फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है, तो दोनों दिशाओं में क्या करेगा वो? धारा प्रवाहित करेगा। इधर भी धारा प्रवाहित करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? द्विदिशीय युक्ति है, वो दोनों दिशाओं में धारा को प्रवाहित करता है। तो शब्दों का हेर फेर बोल दिया, फॉरवर्ड रिवर्स बोल दिया वो। ठीक है, इसके बाद में कौन सी युक्ति दो एससीआर के समतुल्य होती है? कौन सी युक्ति दो एससीआर के समतुल्य होती है? आईजीबीटी बताओ, आईजीबीटी। ठीक, दूसरा है यूजीटी, तीसरा है मॉसफेट, और चौथा है ट्रायल। तो बताओ भाई, कौन सी युक्ति दो एससीआर के समतुल्य होती है? ट्रायक होती है, पक्का समझ में आया? तो ट्रायक ही होती है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रायक किसके समतुल्य होता है? कि जैसे कि दो एससीआर को उल्टा करके जोड़ा गया है, ऐसे सिंबल है इसका कि दो एससीआर उल्टे करके जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक, और डायक किसके समान है? जैसे कि दो डायोड को उल्टा करके जोड़ा गया है ना? मतलब उल्टा यानी एक दूसरे के विपरीत श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसे ऐसे डायग्राम ऐसा बना दिया ऐसा। ठीक है, डायग्राम को ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना दिया है। ये कौन सी युक्ति है? ये कौन सी युक्ति है? मॉसफेट है। ठीक है, तो ये मॉसफेट है। अब ये कौन सा मॉसफेट है? एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल मॉसफेट है? एन चैनल है। कौन सा मॉसफेट है? ये चैनल है। करंट कहां से फ्लो होगी? सोर्स से ड्रेन, तो इस चैनल से जाएगी। तो ये इसका क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। तो ये एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मॉसफेट का जो गेट है, इसको यहाँ पे इंसुलेट किसके द्वारा किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको इंसुलेट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धारा ट्रिगरिंग युक्ति नहीं है? तो निम्न में से कौन सी धारा ट्रिगरिंग युक्ति नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे मॉसफेट, दूसरा है एससीआर, तीसरा है जीटीयू, और चौथा है यहाँ पे ट्राई। तो इसमें से कौन सी धारा ट्रिगरिंग युक्ति नहीं? मॉसफेट। मॉसफेट कैसी युक्ति है?
वोल्टेज ट्रिगरिंग युक्ति है। ठीक है, तो मॉसफेट हो गया और आईजीपीटी हो गया, ये कौन सी डिवाइस है? वोल्टेज वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस। तो ये वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दिया हुआ है आईजीबीटी, ठीक है, दूसरा दिया है बीजेटी और तीसरा दिया है यहाँ पे जीटीओ। तो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में किसका प्रयोग करते हैं? तो जीटीओ का प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है कि जो जीटीओ है, इस जीटीओ को हम क्या कर सकते हैं? गेट के द्वारा ऑन कर सकते हैं और गेट के द्वारा इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस विशेषता के कारण, ठीक है, इन्वर्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीटीओ का प्रयोग यहां पे करते हैं। ठीक, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके बाद में मैंने आपको वो नहीं बताई है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ना, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ठीक, तो उसमें जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, थ्री टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। ठीक है, तो इसमें एक होती है फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, तो जो फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है 7800, इसकी सीरीज होती है। तो इसकी जो सीरीज है वो कितनी होती है? 7800 होती है। ठीक है, इसमें शुरू के 2 डिजिट जो हैं वो क्या बताते हैं कि ये पॉजिटिव रेगुलेटर है, और अंत के 2 डिजिट क्या बताते हैं? वोल्टेज का मान बताते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको लिखा गया है 7805, तो इसका मतलब है कि इसकी वोल्टेज कितनी होगी? +5 वोल्ट। तो अंतिम 2 डिजिट क्या बताएंगे? वोल्टेज के मान। 78 क्या बता रहा है? कि पॉजिटिव है, और ये क्या बता रहा है? 5 वोल्ट है। तो पॉजिटिव 5 वोल्ट हो गया। ये बात समझ आ गई? तो ये बताएगा पॉजिटिव है, और ये क्या बताएगा? 5 वोल्ट है। ठीक, यदि लिखा है 7815, तो ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव है, और ये क्या बता रहा है? परिमाण।
तो ये बता रहा है पॉजिटिव है और ये बता रहा है परिमाण। तो कितना वोल्ट है ये? 15 वोल्ट है। तो यही क्वेश्चन इसमें से आपको पूछेगा कि जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, ऐसा नंबर दे देगा आपको 7805, है ना, इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, ठीक है, +10 वोल्ट, -10 वोल्ट, ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव रेगुलेटर आईसी 3 टर्मिनल की आईसी होती है और शुरू के 2 डिजिट पॉजिटिव 78 पॉजिटिव को दर्शाता है और अंतिम 2 डिजिट वोल्टेज के मान को दर्शाते हैं। ठीक, इसके बाद में एक होती है फिक्स्ड नेगेटिव, दूसरी होती है फिक्स्ड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो ये जो आईसी होती है इसके लिए 7900 सीरीज का यूज करते हैं। तो इसकी जो सीरीज है वो 7900 है। तो प्रारंभ के 2 डिजिट क्या बताएंगे कि ये नेगेटिव वोल्टेज है और अंतिम के 2 डिजिट क्या बताएंगे? वोल्टेज का मान बताएंगे। तो जैसे कि 7905 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 79 दर्शा रहा है माइनस के चिन्ह को और ये डिजिट दर्शा रहे हैं वोल्टेज कितनी होगी? 5। इसी तरह से 7912 लिखा हुआ है, तो ये दर्शा रहा है वोल्टेज के परिमाण को, सॉरी चिन्ह को, माइनस को, और ये दर्शा रहा है वोल्टेज के परिमाण को। तो वोल्टेज कितनी होगी? -12 वोल्ट। ठीक, इसके बाद में एक होता है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो ये होती है LM317। कितनी होती है ये? LM317। तो ये जो है इस प्रकार से आईसी यहाँ पे है, ये इसका होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट और ये होता है ग्राउंड, और ये है यहाँ पे LM317। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे R2, ठीक, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे R1, और इसकी आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो 1.25 वोल्ट से 37 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। तो LM317 जो है वो क्या है? एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान में यहाँ पे रखिए। तो थोड़ा सा डिजिटल सर्किट भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो किस नंबर पे आधारित होते हैं? बाइनरी संख्या। ठीक है, तो जो डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट ये किस पे काम करते हैं? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर पे ये काम करते हैं। तो बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं? 0 या क्या होता है 1। ठीक है, तो ये क्या है? बाइनरी नंबर। तो जो बाइनरी नंबर होते हैं इसमें कितने अंक होते हैं? यहाँ पे 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, तो यदि बोला जा रहा है कि 0 या 1, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एक बिट। इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? एक बिट है। 4 बिट का समूह
ठीक है, कोई भी 4 बिट 1 0 1 1 कुछ भी हो सकती है, 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक निबल। तो ये जो है एक निबल इसको बोलते हैं। ये जो है बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कि 4 बिट के समूह को क्या बोला जाता है? एक निबल बोलते हैं। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? तो एक बाइट कहलाता है, ठीक है, एक बाइट उसको बोलेंगे। 1024 जो बाइट होती है इसको क्या बोलते हैं? एक किलो बाइट। 1024 किलो बाइट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं? 1 गीगाबाइट, 1 GB। और 1024 गीगाबाइट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 1 TB। टीबी यानी टेराबाइट। अभी जो कंप्यूटर वगैरह में हार्ड डिस्क आ रही है वो किसमें आ रही है? टेराबाइट में आ रही है, ठीक है। तो ये बाइनरी में सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक निबल कहलाता है। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइनरी है, इस बाइनरी में और जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं नंबर, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या प्रणाली, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या प्रणाली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने बिट होते हैं? इसमें कितने अंक होते हैं? तो इसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। तो जितने अंक होते हैं उतना उसका बेस होता है, ठीक है। तो इसका बेस कितना होता है? 10 होता है, ठीक। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं। तो इसका बेस कितना होगा? तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं तो इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। तो बाइनरी का जो बेस है वो क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, ठीक। तो किसी भी संख्या प्रणाली में जितने अंक होते हैं उतना ही उसका बेस होता है। अब यहाँ पे बोलेगा कि डेसिमल को बाइनरी में बदलो। तो डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हो आप, ठीक। तो कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे 13 ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए क्या करोगे? बाइनरी के बेस से भाग दोगे, ठीक। तो कितने बार जाएगा ये? 6 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। तो शेषफल को यहाँ पे लिखते जाना। अब फिर भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। फिर भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। अब भाग जाएगा क्या? नहीं। शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे? 1। बस में। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है, बस में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? 1 2 4 8। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, देखो 6 बार गया ये है। हाँ, यहाँ 0 आएगा, ये 0 आएगा, वही मैं बोला कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 0 आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं? 1 2 4 8 लिखते हैं। 1 2 4 8 में 8 और 10, 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10, और 1 क्या हो जाएगा? 11। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो इसको कहीं गड़बड़ करें, फिर से करो इसको। देखो 13 है ये, 13 को किससे भाग दोगे? 2 से, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 1 शेषफल बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा ये? 3 बार। शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर 2 से भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 1 बार।
ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 1। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1101 1101। तो ये बाइनरी हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम 1248। ठीक है, तो क्या देखो हो गया 8 4 12 और एक क्या हो गया 13। तो जीरो वाले को हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो गया 8 4 12 और एक क्या हो गया 13। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह से यदि बोलेगा कि जो बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में बदलो, डेसिमल में बदलो। तो यदि कोई भी बाइनरी नंबर है, जैसे मान लो कुछ भी यही ले लेते हैं 1101, तो हमको क्या करना है इस दिशा से चलना है, इस दिशा से ऐसे। सबसे पहले ये वाले बाइनरी को लिखेंगे 1 और उसको बाइनरी के बेस की घात 0 से गुणा कर देंगे। फिर ये वाला 0 लिखेंगे, इसको बाइनरी के बेस की घात 1 से गुणा कर देंगे। 1 लिखेंगे, इसको बाइनरी की पावर 2 से और इसको बाइनरी की पावर 3 से गुणा कर देंगे। तो बाइनरी की पावर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, देखो 2 की पावर 0 से गुणा करना है, इसको 2 की पावर 1 से गुणा करना है, इसको 2 की पावर 2 से गुणा करना है, इसको 2 की पावर 3 से गुणा करना है। ठीक, तो ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 0 और ये कितना होगा 1। तो 8 4 12 और एक कितना हो जाएगा 13, तो डेसिमल बन जाएगा। तो इसी विधि को आपको याद रखना है, जिससे हमारा कैलकुलेशन भी गलत नहीं होता है और जल्दी से बना लेते हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके ऊपर 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है दुगना होते जा रहा है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। ठीक, तो जो जीरो के साथ है, जो जीरो के साथ है वो गुणा करने पे 0 हो जाता है, तो उसको हम काट देंगे। और जो 1 के साथ है इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। आई बात समझ। तो इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 1 0 0 1 0 1 ऐसे दिया हुआ है आपको और बोला गया कि भाई इसका डेसिमल निकालो, तो हम क्या लिखेंगे 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32, ऐसे करते जाएंगे। अब जिसके साथ 0 है उसको काट देंगे यहाँ पे। ठीक, और जिसके साथ 1 है उन सबको क्या करोगे जोड़ दोगे। तो 32 और 4 36 और एक क्या हो जाएगा 37। तो ये किसके लिए आएगा 37 डेसिमल का बाइनरी आएगा। ठीक, समझ में आया। इसी तरह से यदि आपको बोलता है कि भाई कोई बाइनरी है, तो जैसे कोई भी बाइनरी ले लो, मान लो 42, ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो अभी हम क्या दे रहे थे भाग दे के निकाल रहे थे ना, तो हम बिना भाग दिए भी इसको निकाल सकते हैं। तो बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे 1 2 4 8 16 32 64। तो हमको इससे छोटी संख्या तक लेना है। इससे छोटी संख्या कौन है 32, तो 64 नहीं लिखेंगे 32 तक लेंगे। तो इसको हम 1 रखेंगे। इसमें यदि हम 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 42 से ज्यादा हो जाएगा, तो 16 को नहीं जोड़ेंगे, तो इसको 0 कर देंगे। इसमें हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे। इसमें हम किसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा 2 को, और बाकी को क्या कर देंगे 0। तो ये इसका क्या होगा बाइनरी रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस विधि का प्रयोग करना है किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए या डेसिमल को बाइनरी में बदलने। ठीक, अब बाइनरी को जोड़ना वगैरह आपको पूछेगा, तो बाइनरी को जोड़ना, ठीक, तो बाइनरी को जोड़ने के लिए 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा, तो 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 1 होता है 10,
10 का क्या लिखते हैं 0, और कैरी क्या करते हैं 1, कैरी यानी हासिल एक, हासिल एक यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पे कि हम बोलते हैं 1 धन 1 बराबर होता है 10, पर बाइनरी में 10 होता नहीं है, 1 होता है या फिर 0 होता है। ठीक है, तो 1 धन 1 को क्या लिखेंगे 10, तो 10 का हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, और हासिल क्या लेंगे 1। ठीक उसी तरह से जैसे आपको बोला जाए कि 5 10 5 क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो 10, तो 10 का क्या लिखते हो 0, और हासिल क्या ले लेते हो 1। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको। ठीक, तो ये विशेष नियम है, इस विशेष नियम का यूज यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसे 1 0 1 1 है और 1 0 1 0 है, ये इसको जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 10 का 0, कैरी 1, हासिल 1। 1 धन 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 धन 0 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 का 0, कैरी 1, कुछ है नहीं यहाँ तो डायरेक्ट उसको लिख दें। ठीक, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ये वाला आता है इसमें कि 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1, इसको यहाँ पे जोड़ो। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 10 का 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 10 का 0, कैरी 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 10, 10 का 0, कैरी 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, और इस 1 को यहाँ ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 टाइम 1 और 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बाइनरी को जोड़ना आपको याद रखना है। तो बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को जोड़ना, है ना, ये सब आपको पूछ सकता है। अब दूसरा याद रखना है कि ऑक्टेल जो होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टेल नंबर प्रणाली। तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम को, ऑक्टेल नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो इसमें 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं इसमें 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, नंबर प्रणाली में, तो हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो इसमें 0 से 9 तक 10 अंक, ए से एफ तक 6 अल्फाबेट, तो 6 अल्फाबेट यहाँ पे होते हैं, 6 अल्फाबेट होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कितना हो गया ये 16। तो इसमें कुल कितने संकेत होते हैं यहाँ पे 16 संकेत होते हैं। 16 को ही क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको याद रखना है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो होते हैं कैसे सर्किट होते हैं ये, तो ये स्विचिंग सर्किट होते हैं। तो ये जो है स्विचिंग सर्किट है। तो स्विचिंग सर्किट है तो इसमें हम किन का यूज करते हैं, तो स्विचिंग डिवाइस बीजेटी होता है ना, इनका यूज इसमें किया जाता है। तो लॉजिक गेट क्या कर सकते हैं, तो लॉजिक गेट जो है इनपुट सिग्नल को देखते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और उनकी तुलना करते हैं और आउटपुट सिग्नल देने का निर्णय लेते हैं। तो आपको पूछेगा कि बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट कौन से होते हैं, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नॉट गेट। तो ये बेसिक लॉजिक गेट हैं, इनका सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो और गेट है इसका सिंबल कैसा होता है, एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, और नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है। तो ये देखेंगे
कि जो और गेट है इसका सिंबल ऐसा होता है। तो ये और गेट का सिंबल है, इसको हम दो या अधिक इनपुट दे सकते हैं और ये क्या करता है, दोनों इनपुट को जोड़कर आउटपुट में देता है। ठीक। जो एंड गेट है इसका सिंबल डी के समान रहेगा ऐसा। इसको भी हम दो या अधिक इनपुट सिग्नल दे सकते हैं और इसका जो आउटपुट होता है वो दोनों इनपुट सिग्नल का गुणनफल होता है। ठीक। और जो नॉट गेट है ये त्रिभुज के समान रहेगा और इसके सामने ये बबल लगा हुआ, इसमें केवल एक इनपुट दे सकते हो और केवल एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एक इनपुट दोगे और एक आउटपुट मिलेगा और इसका आउटपुट हमेशा इनपुट का क्या होगा, उल्टा है। ठीक, तो ये इनका सिंबल है और ये इनके आउटपुट है। ठीक, यदि इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और गेट किसके समान होता है, और गेट किसके समान होता है, तो ये समांतर परिपथ, ये समांतर परिपथ के समान होता है। ये किसके समान होता है, श्रेणी परिपथ। और ये किसके समान होता है, लघु परिपथ। लघु परिपथ यानी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो समझ में आया। अब यहां पे जो और गेट है इसकी यदि हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे कि इसकी ट्रूथ टेबल कैसी होती है, तो ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो इसके दो इनपुट हैं ए और बी। ठीक, तो ये इसकी हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं यहां पे। तो यह देखेंगे कि इसका जो आउटपुट होता है, ठीक, इसका जो आउटपुट होता है, एक आउटपुट है इसका 0, दूसरा आउटपुट भी 0 है। सॉरी, आउटपुट बोल रहा हूं, इनपुट। दोनों इनपुट से क्या है, 0 है। तो यदि दोनों इनपुट 0 होंगे तो 0 + 0 इसका आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट का योगफल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लो प्लस लो। तो लो प्लस लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये लो है, ये हाई है, तो लो प्लस हाई क्या होता है यहाँ पे, हाई। ठीक, तो लो प्लस हाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई। उसके बाद में ये हाई है, ये लो है, तो हाई प्लस लो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई। ये हाई है, ये हाई है, तो हाई प्लस हाई भी क्या होगा, हाई। ठीक, तो यहां पर देखेंगे इसमें, तो यहां पे इसमें देखेंगे कि इसके जो इनपुट हैं, कोई भी एक इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई। ठीक है, तो एक भी, इसको बोल सकते हो आप यहां पे कि एक भी इनपुट हाई, हाई यानी क्या होता है, 1, हाई का मतलब है 1 हो तो आउटपुट हाई होता है। हाई यानी 1 होता है। तो यदि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसको याद रख लिए, उसका उल्टा इसको कर दो। ठीक है, यदि एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक, तो यदि इसमें देखेंगे कि इसकी ट्रूथ टेबल कई बार पूछता है एग्जाम में ना, आप लोग के ITI वाले एग्जाम में भी आ चुकी है। तो 0 0 है ये, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0। ये 0 1 है, तो 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0। ये 1 0 है, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। ये 1 1 है, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। तो देखो एक भी इनपुट इसका लो है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, लो में। ठीक है, तो एक भी इनपुट लो, लो का मतलब क्या हो गया, 0 हो तो आउटपुट लो होता है, लो यानी 0 होता है। तो एक भी इनपुट यदि लो होगा तो आउटपुट क्या रहेगा, इसका लो रहेगा। आई बात समझ में। नॉट गेट जो है
इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि किस गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं, तो इसे इन्वर्टर गेट कहते हैं। तो नॉट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर गेट इसको बोलते हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या है? वो एसीडीसी वाला नहीं है। इन्वर्टर का मतलब क्या? उल्टा करने वाला। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको कोई भी इनपुट सिग्नल देंगे, तो जैसे इसका ये इनपुट है, ये इसका इनपुट है ए, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ट्रूथ टेबल में इसको, कि ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो इनपुट को हमने दर्शाया है ए से, और आउटपुट जो होगा वो होगा ए के ऊपर बार। तो ए के ऊपर क्या लगाता है? ये बार, यानी इनपुट के ऊपर क्या लगाता है? बार लगाता है। यदि जीरो है तो जीरो के ऊपर बार लगा देंगे तो वन बन जाएगा। यदि इनपुट वन है तो वन के ऊपर बार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जीरो। तो इनपुट जीरो दोगे तो आउटपुट वन मिलेगा, इनपुट वन दोगे तो आउटपुट जीरो होगा, मतलब इनपुट सिग्नल को उल्टा कर दे रहा है वो। तो उल्टा करने वाला गेट है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? इन्वर्टर गेट। तो इससे क्या होता है? हमको याद रहेगा भाई इन्वर्टर गेट है ये, तो इन्वर्टर गेट है मतलब इनपुट सिग्नल को उल्टा करने वाला गेट है। तो नोट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर गेट इसको बोलते हैं। ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में आपको याद रखना है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वह लॉजिक गेट जिसे एक या अधिक बार प्रयोग करके बेसिक लॉजिक गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो उसको जो है हम यहाँ पे यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल गेट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें नॉर गेट, और दूसरा होता है नैंड गेट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, नॉर गेट होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? नैंड गेट। तो जो नॉर गेट है ये किससे बना होता है? तो इसमें हम यूज करते हैं और गेट प्लस यूज करते हैं नॉट गेट, इज इक्वल टू क्या बन जाता है? ये नॉर गेट। तो इसमें यूज करोगे और गेट और यूज करोगे नॉट गेट, तो ये क्या बन जाएगा आपका? नॉर गेट। ठीक, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल और गेट के समान रहेगा, इसके सामने एक बबल लगा रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका नॉर गेट। इसको इनपुट सिग्नल देंगे, ये इसका आउटपुट होगा। तो ये इसका संकेत है, सिंबल है इसका, याद रखिएगा। नॉर का संकेत कैसा होता है? और के समान होगा, और के समान होगा, इसके सामने बबल लगा होगा। ठीक, जीरो दिख रहा है ना, ये जीरो नॉट का, वो यहाँ लगा हुआ है। ठीक, ये इसका संकेत हो गया। इसका आउटपुट क्या होगा? ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो आउटपुट दिख रहा है ये ए प्लस बी का क्या है? बार है। ये देख रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी का क्या है? बार है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जो गेट है इस गेट को हमने क्या बोला? नॉर गेट। और इस प्रकार का आउटपुट जो हमको मिलता है वो किसमें मिलता है? बबल एंड गेट, या फिर इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड
इनपुट एंड गेट, तो बोलेगा कि कौन से दो गेट का लॉजिक फंक्शन समान होता है। ठीक है, तो नॉर गेट और क्या होता है, बबल एंड गेट। या बोल सकता है कि जो बबल एंड गेट है, ठीक है, कि जो बबल एंड गेट है उस बबल एंड गेट का फंक्शन किसके समान होता है, नॉर गेट, या नॉर का फंक्शन किसके समान होता है, बबल एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, कौन से दो लॉजिक गेट का फंक्शन समान होता है उसको ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो नैंड गेट है ये किससे बनाओगे, तो पहले एंड यूज करोगे फिर नॉट यूज करोगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये नैंड गेट। ठीक, तो पहले हम एंड गेट यूज कर लेंगे, इसको दो या अधिक इनपुट दे सकते हो, फिर नॉट गेट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये नैंड। अब इसका संकेत कैसा बनाएंगे, तो एंड का संकेत बनाएंगे, इसके सामने में इसका बबल लगा देंगे, तो ये इसका संकेत हो गया ये। तो इसको हम दो इनपुट दे रहे हैं ए बी, और इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ठीक, तो ये इसका संकेत है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ये संकेत है ये, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट ये किसके समान होता है, तो बबल्ड और गेट के समान होता है, बबल्ड और गेट। ठीक है, या इन्वर्टेड इनपुट और गेट बोलते हैं। तो इन दोनों के लॉजिक फंक्शन समान होते हैं और इन दोनों के लॉजिक फंक्शन समान होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लो। इसके बाद में बुलियन के जो रूल्स होते हैं उसमें से एक दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी याद रखिए आप। अब बुलियंस के जो रूल होते हैं, बुलियन 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 अलजेब्रा होता है ना, बुलियन बीजगणित, तो बुलियन बीजगणित, बीजगणित के रूल, तो बुलियन बीजगणित का यूज हम किस में करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। ठीक, तो इसमें और का रूल होता है, और गेट का, तो वन प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, और ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रूल यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए की वैल्यू क्या, ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और ए प्लस ए बार की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो और गेट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है एंड के रूल, एंड गेट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ए इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल है इसके, तो ये रूल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक, तो ये सिंपल रूल है। इसके अलावा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूल है ये है ए प्लस ए बी का मान किसके बराबर होता है, तो ये ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए प्लस ए बी का मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर। दूसरा, ए के ऊपर यदि डबल बार लगा देंगे तो किसके बराबर होगा, ये ए के। डबल बार कैंसिल हो जाती है तो डबल बार कट जाती है, तो ये जो डबल बार है ये कट जाती है। ठीक है, और यदि आपको बोलेगा कि ए प्लस ए बार बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये होगी ए प्लस बी के बराबर होगी। ठीक है, और यदि बोलता है ए प्लस बी
और a प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है a प्लस ए, ठीक है, a प्लस बी सी किसके बराबर होती है, a प्लस बी सी। तो ये जो दो रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं कि a प्लस ए बार बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी के बराबर होगी a प्लस बी, और a प्लस सी का गुणनफल है ये, तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी सी के बराबर होता है। ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बाकी जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक।